एक संतुलित जीवन की यथार्थ यात्रा, राहुल का आत्म खोज का सफर, विस्तारित एवं शुद्ध हिंदी रूपांतरण। एक समय की बात है, एक विशाल और अनवरत बदलते हुए महानगर की भीड़भाड़ में राहुल नामक एक युवा रहता था। उसकी आयु लगभग 28 वर्ष थी और वह एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी में विपणन कार्यकारी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत था। बाहरी रूप से देखा जाए तो उसका जीवन बिल्कुल आदर्श प्रतीत होता था। एक आकर्षक वेतन, नगर के एक पॉश इलाके में एक छोटा सा अपार्टमेंट, मित्रों का विस्तृत समूह और एक सहायक परिवार। परंतु भीतर ही भीतर राहुल सदैव एक अजीब सी बेचैनी, अनिश्चितता और निरंतर चल रही मानसिक अशांति से जूझता रहता था। उसका मन किसी कोलाहलपूर्ण बाजार के समान था, जहां हर पल हजारों विचारों की बिजली कौंधती रहती थी। कभी वे अतीत में की गई छोटी मोटी त्रुटियों पर घंटों पछताता, स्वयं को कोसता, और कभी भविष्य की अनिश्चितताओं जैसे करियर की उन्नति अथवा रिश्तों की स्थिरता की चिंता में घंटों डूबा रहता। यह अनियंत्रित और अव्यवस्थित विचार उसे किसी भी कार्य में पूर्णतः एकाग्रचित्त नहीं होने देते थे। बैठक में बैठे हुए भी उसका मन कहीं और होता, मित्रों के साथ होते हुए भी वह अपनी चिंताओं में घिरा रहता। इसी कारण वह अक्सर थका हुआ, निराश और कभी कभी तो क्रोधित भी महसूस करता था। उसे लगता था जैसे उसका अपना ही मन, जो उसकी सबसे बड़ी शक्ति होनी चाहिए थी, अब उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। रातों को निद्रा भी मुश्किल से आती थी और प्रातः उठने पर भी वह ताजगी महसूस नहीं करता था। एक संध्या जब वह अपने कक्ष में अकेला अपनी चिंताओं में घिरा बैठा था, उसकी दृष्टि अपने दादाजी द्वारा दी गई एक पुरानी धूल भरी पुस्तक पर पड़ी। पुस्तक का नाम था अंतर्मन की शांति का मार्ग। उसने झुंझलाहट में ही सही पुस्तक उठाई और उसके पृष्ठ पलटने लगा। पुस्तक के पहले ही पृष्ठ पर लिखा था, वास्तविक शक्ति और शांति बाह्य संसार में नहीं, अपितु अपने भीतर विद्यमान है और इसे केवल अपने मन पर नियंत्रण पाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। यह वाक्य राहुल के हृदय को छू गया। उसने निश्चय किया कि अब बस से बहुत हो चुका। वह इस लगातार चल रही मानसिक अशांति से बाहर निकलना चाहता था। उसने उस पुस्तक में बताए गए उपायों को गहनता से पढ़ा और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। यह एक ऐसा संकल्प था जो उसके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर देने वाला था। पहला चरण, सकारात्मक आत्मसंवाद, सकारात्मक प्रतिपुष्टियों की गहन शक्ति। पुस्तक का पहला अध्याय सकारात्मक आत्मसंवाद पर केंद्रित था। इसमें विशेष रूप से समझाया गया था कि हमारा अवचेतन मन, जो हमारे लगभग 85% निर्णय लेता है, हर उस बात पर विश्वास करता है जो हम उसे बार बार बताते हैं, चाहे वह सत्य हो अथवा नहीं। राहुल ने शुरुआत की सबसे कठिन कार्य से। प्रातः उठते ही दर्पण के सामने खड़ा होकर स्वयं से बात करने की। पहले दिन तो उसे बड़ा अटपटा लगा। उसके भीतर से ही एक आवाज आई, यह क्या पागलपन है? क्या दर्पण में देखकर स्वयं से बोलने से कुछ बदल जाएगा? परंतु उसने पुस्तक की बात मानी। उसने स्वयं से कहा, मैं शांत हूँ, मेरी सोच स्पष्ट है, मैं अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकता हूँ, मैं सबल हूँ, मैं प्रत्येक चुनौती का सामना कर सकता हूँ। दिन भर भी जब उसे नकारात्मक विचार घेरते, जैसे तुम यह परियोजना पूरी नहीं कर पाओगे अथवा तुम कभी प्रसन्न नहीं रहोगे, और तुरंत उन्हें इन सकारात्मक बातों से बदल दिया। उसने अपने दूरभाष पर भी कुछ सकारात्मक प्रतिपुष्टियां, एफर्मेशंस रिकॉर्ड कर ली थी और उन्हें दिन में कई बार सुनता था। धीरे धीरे महीनों के नियमित अभ्यास के पश्चात उसने अनुभव किया कि उसके भीतर से आ रही नकारात्मक आवाज अब कमजोर पड़ने लगी है। जिन बातों पर वह पहले घंटों विचार करता था, अब वह उन्हें सरलता से जाने देता था। उसके दिन अब अधिक आशावादी प्रतीत होने लगे थे। उसके मुखमंडल पर एक नई चमक और आत्मविश्वास दिखने लगा। उसके सहकर्मियों ने भी उसके बदलाव को देखा। उसका वरिष्ठ अधिकारी, बॉस, जिसे राहुल पहले सदैव परेशान दिखता था, एक दिन उससे बोला, राहुल, तुम में एक नई ऊर्जा आ गई है, तुम अब अधिक आत्मविश्वासी लगते हो। राहुल मुस्कुराया और बोला, बस मैंने अपने मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाना सीख लिया है। इस अभ्यास ने उसके अवचेतन मन में एक सकारात्मक प्रकाश भर दिया था, जिसका प्रभाव उसके प्रत्येक निर्णय,
प्रत्येक संबंध और प्रत्येक कार्य पर अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। उसका मन अब उसके नियंत्रण में था, न कि वह मन के। दूसरा चरण, लक्ष्य निर्धारण। उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से स्पष्टता। पुस्तक का अगला अध्याय लक्ष्य निर्धारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर था। राहुल ने पहले कभी अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से तय नहीं किए थे। उसका मन सदैव इधर उधर भटकता रहता था, बिना किसी दिशा के, जैसे बिना पतवार की नाव। उसके जीवन में एक चलता है का रवैया था। अब उसने एक नई रिक्त डायरी ली और अपने प्रत्येक स्वप्न को, प्रत्येक इच्छा को, प्रत्येक उद्देश्य को, चाहे वह कितना ही छोटा या बड़ा हो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखना प्रारंभ किया। उसने अपने अल्पकालिक लक्ष्य, जैसे इस सप्ताह कार्यालय में अपनी प्रस्तुति को बेहतर बनाना या एक नई पुस्तक पढ़ना, और दीर्घकालिक लक्ष्य, जैसे अगले 3 वर्षों में विपणन प्रमुख, मार्केटिंग हेड बनना या अपनी स्वयं की परामर्श कंपनी, कंसल्टिंग फर्म प्रारंभ करना अथवा वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना, वो अलग अलग विस्तार से लिखा। प्रत्येक लक्ष्य के लिए उसने एक व्यवहारिक और मापने योग्य योजना भी बनाई। उसने अपने प्रत्येक लक्ष्य को स्मार्ट, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक, समयबद्ध बनाया। जब उसके पास स्पष्ट और लिखित लक्ष्य थे तो उसका मन अब और भटकता नहीं था। उसके पास अब एक निर्धारित दिशा थी, एक उद्देश्य था। उसकी ऊर्जा अब केंद्रित थी, इधर उधर व्यर्थ नहीं हो रही थी। उसके कार्य में अब अधिक अनुशासन और स्पष्टता थी। प्रत्येक प्रातः उठकर उसे झांक होता था कि उसे क्या करना है, कौन सा कदम उठाना है और कहाँ पहुंचना है। इसने उसके भीतर एक नया उत्साह और अटल आत्मविश्वास भर दिया। उसके मित्र और सहकर्मी भी आश्चर्यचकित थे कि राहुल इतनी तेजी और स्पष्टता से कैसे आगे बढ़ रहा है। उसके करियर में तेजी से उन्नति होने लगी, क्योंकि अब वह प्रत्येक चीज को एक लक्ष्य के रूप में देखता था और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता था। उसने जाना कि जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं तो आप अपने मन को भी नियंत्रित करते हैं और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। तीसरा चरण, समय प्रबंधन। समय पर निपुणता, व्याकुल मन पर निपुणता। लक्ष्य निर्धारण के पश्चात राहुल ने समय प्रबंधन पर गहनता से ध्यान दिया। उसने अनुभव किया कि उसका समय अक्सर व्यर्थ की चीजों में बर्बाद हो जाता था। घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में या बिना किसी मतलब के ऑनलाइन वीडियो देखने में अथवा मित्रों के साथ लंबी गपशप में। इससे उसे सदैव समय की कमी महसूस होती थी और कार्य का बोझ बढ़ता जाता था। उसने एक नई कठोर प्रणाली बनाई। प्रत्येक रात्रि सोने से पहले वह अगले दिन के लिए एक विस्तृत कार्य सूची, टू डू लिस्ट बनाता था, जिसमें प्रत्येक कार्य को उसकी प्राथमिकता के हिसाब से व्यवस्थित करता था और प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित समय भी तय करता था। उसने पोमोडोरो टेक्निक का सख्ती से उपयोग करना प्रारंभ किया। 25 मिनट पूर्णतः केंद्रित कार्य और फिर 5 मिनट का छोटा विराम। इसके अतिरिक्त उसने अपने दूरभाष पर ध्यान भंग करने वाले डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकिंग एप्स भी स्थापित कर लिए। उसने अपने समय को खंडों, स्लॉट्स में बांट दिया। कार्यालय कार्य खंड, अध्ययन खंड, व्यक्तिगत समय खंड और पारिवारिक समय खंड। इस अभ्यास ने उसके मन को और अधिक व्यवस्थित और अनुशासित बना दिया। उसे अब चिंता कम होती थी, क्योंकि उसे ध्यात होता था कि उसे क्या करना है और कब करना है। अब वह टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता था। जब उसका समय प्रबंधित था तो उसका मन भी शांत रहता था। उसे अब ऐसा नहीं लगता था कि समय उसके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है, बल्कि वह समय को नियंत्रित कर रहा था और समय उसे नहीं। इससे उसके कार्य की उत्पादकता में असाधारण वृद्धि हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास अपने शौक, हॉबीज के लिए, अपनी शारीरिक दक्षता के लिए और अपने परिवार के लिए भी पर्याप्त समय निकलने लगा। उसने जाना कि जब आप समय को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने मन को भी नियंत्रित करते हैं और उसे वर्तमान क्षण में स्थिर रखते हैं। उसका जीवन अब और अधिक संतुलित और आनंदमय था। चौथा चरण, ध्यान, भीतर की गहरी शांति। इन सब के बावजूद राहुल को लगा कि अभी भी उसके भीतर एक गहरी शांति की कमी है।
उसके मन की सतह पर अब भी कभी-कभी हलचल मच जाती थी, खासकर जब कोई अप्रत्याशित तनावपूर्ण स्थिति सामने आती थी। उसे अपनी अनिश्चितता की जड़ तक पहुंचना था। तब उसने पुस्तक में बताए गए सबसे प्रभावशाली उपाय मेडिटेशन को गहनता से अपनाना प्रारंभ किया। प्रत्येक प्रातः सूर्योदय से पहले और प्रत्येक संध्या कार्यालय से लौटने के पश्चात वह अपने कक्ष के एक शांत कोने में एक आसन पर आरामदायक स्थिति में बैठ जाता। उसने अपनी आंखें धीरे से बंद की और अपनी सांसों पर पूरा ध्यान देना प्रारंभ किया। प्रत्येक भीतर आती सांस को अनुभव करना और प्रत्येक बाहर जाती सांस को। शुरुआत में उसका मन हमेशा की तरह भटकता। कभी कार्यालय की बैठक के विचार आते, कभी आने वाले सप्ताहांत की योजना, कभी पुरानी यादें उसे घेर लेती। उसके भीतर का बंदर मन, मंकी माइंड, उसे शांत नहीं बैठने देता था। परंतु राहुल ने हार नहीं मानी। उसने स्वयं को बार बार याद दिलाया कि यह एक अभ्यास है। उसने बस उन विचारों को बिना किसी निर्णय के देखना सीखा, उन्हें पकड़ने की बजाय बादलों की तरह जाने देना सीखा। धीरे धीरे सप्ताह दर सप्ताह उसने अपने भीतर एक गहरी शांति और स्थिरता अनुभव की। उसका मन अब एक शांत सागर के समान था, जिसके ऊपर भले ही लहरें उठे, विचार आए, परंतु नीचे एक गहरी शांति और गहनता थी जहां सदैव स्थिरता रहती थी। ध्यान ने उसे अपने अंतर्मन से जुड़ना सिखाया, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना सिखाया और उसने जाना कि वह अपने विचारों से अलग है। उसके भीतर से भय, चिंता और अनिश्चितता कम होने लगी और उसकी अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन बढ़ गई। अब वह कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह पाता था और सोच समझकर निर्णय ले पाता था। उसके मुखमंडल पर एक अजीब सी शांति और संतुष्टि थी जो पहले कभी नहीं थी।